आज से लगभग 12 साल पहले की बात है। देहरादून स्थित उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के सबसे बड़े दफ्तर ऊर्जा भवन में शाम के करीब 4 बजे एक बुजुर्ग ने दस्तक दी। दो सहयोगियों की मदद से बड़ी मुश्किल से चल पा रहे बुजुर्ग की उम्र तब लगभग 86-87 साल रही होगी। एक जमाने में उस बुजुर्ग की न केवल उत्तराखंड बल्कि देश दुनिया में तूती बोलती थी, लेकिन वक्त की करवट कुछ इस तरह बदली कि अब वह अधिकतर लोगों के लिए मजाक या यूं कहें कि कौतूहल का विषय जैसा बनकर रह गए थे। बहरहाल बुजुर्ग के ऊर्जा भवन पहुंचने की वजह यह थी कि जिस इलाके में उनका घर था वहां उस दिन कई घंटों से बिजली गायब थी, जिसकी शिकायत करने वे ऊर्जा भवन पहुंचे थे। लेकिन उस बुजुर्ग की शिकायत का संज्ञान लेने के बजाय उस वक्त दफ्तर में तैनात कर्मचारियों का ध्यान उनकी दारुण दशा का आनंद लेने पर था। वे एक दूसरे की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस बीच अचानक बुजुर्ग के सहायक के मोबाइल फोन की घंटी बजी और उसने फोन पर बात करने के बाद बुजुर्ग के कान में कुछ बताते हुए अपना मोबाइल उन्हें थमा दिया। जैसे ही बुजुर्ग और मोबाइल के दूसरी तरफ वाले शख्स के बीच बातचीत शुरू होती है, अचानक से सारा माहौल बदल जाता है। बुजुर्ग को अब तक मजाकिया अंदाज में देखने वाले कारिंदों के साथ ही वहां पर मौजूद सभी लोग अलर्ट मुद्रा में आ जाते हैं। बुजुर्ग और मोबाइल के दूसरी तरफ बात करने वाले शख्स के बीच अंग्रेजी भाषा में देश दुनिया से जुड़ी तमाम बातों का सिलसिला शुरू होता है, जो अंततः भारत सरकार के अगले कुछ दिनों में जारी होने वाले आम बजट पर केंद्रित हो जाता है। इस बातचीत के दौरान बुजुर्ग ने सामने वाले शख्स को कई जरूरी सुझाव दिए और निवेदन किया कि इन सुझावों को आगामी बजट में जरूर शामिल किया जाए। इस तरह करीब 10 मिनट तक चले वार्तालाप का समापन हुआ और बुजुर्ग ने वापस मोबाइल अपने सहयोगी को थमा दिया। बातचीत खत्म होने के बाद किसी ने बुजुर्ग से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सरदार जी का फोन था और वे आगामी बजट को लेकर कुछ राय मशवरा कर रहे थे। सरदार जी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वे बुजुर्ग थे नारायण दत्त तिवारी। 10 मिनट के उस वार्तालाप ने यह बता दिया था कि उत्तराखंड के लिए तब पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके नारायण तिवारी राजनीतिक बियाबान में खो जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति और देश की सरकार चलाने वालों के लिए कितने प्रासंगिक थे। आज उन्हीं नारायण दत्त तिवारी के जीवन से जुड़े कुछ अहम और रोचक पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सती और आप देख रहे हैं थर्ड पोल लाइव की खास पेशकश, जिसका नाम है हस्ताक्षर। पहाड़ की पथरीली पगडंडियों से उतरकर मैदान के विस्तार तक पहुंचने और वहां पहुंचकर राष्ट्रीय स्तर का एक सफल राजपुरुष बनने की एनडी तिवारी की जीवन यात्रा कई रोचक पड़ावों, उपलब्धियों, सफलताओं, असफलताओं, खूबियों और खामियों का बहुरंगी दस्तावेज है। ऐसा दस्तावेज जिसमें तमाम असाधारण उपलब्धियां भी दर्ज हैं, तो कई ऐसे कारनामे भी जिन्होंने उनकी विराट राजनीतिक साख पर बट्टा लगाया। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बेहद असाधारण परिस्थितियों से लड़ते जूझते अपने लिए राजनीति की कठिन मंजिल का रास्ता तैयार किया और बहुत कम समय में ही राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर अपना नाम प्रभावी हस्ताक्षर के रूप में दर्ज कराने में कामयाबी हासिल। तिवारी अगर अपने जीवन का सबसे अहम चुनाव नहीं हारते तो शायद देश के प्रधानमंत्री होते। वह देश के इकलौते राजनीतिज्ञ थे जिन्हें दो राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और केंद्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले राजनीति के चतुर खिलाड़ी, आधा दर्जन से भी ज्यादा देसी विदेशी भाषाओं के ज्ञाता, संसदीय मामलों के विद्वान, अर्थ और विदेश नीति के कुशल जानकार और विकास पुरुष के नाम से जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की जीवन कथा किसी काल्पनिक उपन्यास जैसी है, जिसके हकीकत होने पर एक बारगी आसानी से भरोसा करना कठिन लगता है। ऐसा कहने की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं जिन्हें सिलसिलेवार शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल जिले के धारी विकासखंड के बल्यूट गांव में जन्मे नारायण दत्त तिवारी का पैतृक गांव पदमपुरी था। एक साधारण परिवार में जन्मे नारायण दत्त तिवारी को बचपन में नरेण कहकर पुकारा जाता था। नरेण यानी नारायण शब्द का कुमाऊनी बोली में ठेठ पहाड़ी उच्चारण। एक और दिलचस्प बात यह है कि तिवारी जाति का तब उनसे तो छोड़िए, उनके पूरे खानदान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तब उनकी जाति बमेठा थी, जिसके तिवारी में तब्दील होने का जिक्र आगे करेंगे। अभी वापस उनके बचपन पर लौटते हैं। नारायण दत्त यानी नरेण के पिता पूर्णानंद वन विभाग में अधिकारी होने के साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहते थे। वे कुमाऊं क्षेत्र में होने वाली तमाम गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया करते थे। इस तरह बाल्यकाल से ही बालक नरेण को एक सजग और चेतनाशील पिता की छत्र छाया मिलनी शुरू हो गई थी।
लेकिन दूसरी तरफ इतनी छोटी उम्र में ही वे मां के आंचल से वंचित हो गए थे। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके बचपन का ज्यादातर वक्त पिता की छत्र छाया के साथ साथ ननिहाल में बीता। ननिहाल में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हल्द्वानी और बरेली में की। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही कुशाग्र नारायण दत्त अपने पिता की स्वाधीनता आंदोलन में सक्रियता को बचपन से ही देखने समझने लगे थे, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उनके कोमल बाल मन में भी आजादी की भावना और गुलामी के खिलाफ प्रतिरोध के बीज फूटने लगे थे। 14-15 वर्ष की आयु तक वे भली भांति समझ चुके थे कि भारत पर विदेशी ताकतों यानी अंग्रेजों की हुकूमत है, जिसका विरोध करने के लिए देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है। यह वो वक्त था जब उनके गृह क्षेत्र पदमपुरी में संचार और सूचना के साधन न के बराबर थे। दूर दूर तक लोगों ने अखबार का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन पास की ही पहाड़ी में तब एक अंग्रेज मिस्टर स्टीफिल लिनिंग स्टेट नामक अपने घर पर रहते थे, जिनके पास तब एक दैनिक अंग्रेजी अखबार आता था। तब बालक नरेन पैदल उस पहाड़ी तक पहुंचते और मिस्टर स्टीफल से अखबार मांगकर पढ़ते। इस तरह अंग्रेजी भाषा से उनका परिचय हुआ और वे धीरे धीरे इसमें दक्ष होने लगे। अखबार पढ़ने का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि गांधी, नेहरू और पटेल जैसे स्वाधीनता सेनानियों की छवि उनके मन में घर कर गई। उस वक्त तक महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वमान्य नेता बन चुके थे, जिनके नेतृत्व में देश भर में आजादी के मत वाले जगह जगह आंदोलनरत थे। इधर अपने पिता पूर्णानंद के सानिध्य में बालक नरेन ने भी सत्याग्रह का झंडा उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहुत जल्द उन्हें इसका इनाम भी मिल गया। जब सन 1942 में मात्र 17 बरस की आयु में एक दिन उन्हें और उनके पिता को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाने के आरोप में उनके पैतृक घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज हुकूमत द्वारा पिता पुत्र को एक साथ गिरफ्तार किए जाने की वह उस इलाके में पहली और अभूतपूर्व घटना थी। उस घटना ने उनके पिता की ख्याति बढ़ाने के साथ ही उनका नाम भी पूरे इलाके में लोगों की जुबान पर पहुंचा दिया। गिरफ्तारी के बाद बालक नरेन और उनके पिता को नैनीताल जेल भेज दिया गया। नैनीताल जेल में पिता पुत्र की यह जोड़ी 40 दिन तक रही। बालक नारायण दत्त तिवारी को जेल के साथ ही 5 कोड़े मारने की सजा भी सुनाई गई थी। कुछ समय बाद उनके पिता को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें बरेली जेल की बच्चा बैरक में डाल दिया गया। बच्चा बैरक में डालने की यह घटना किशोर नारायण दत्त के जीवन के लिए किसी संकट से कम नहीं थी। उनके पिता को अब अपने बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी थी, लेकिन तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि यह घटना बालक नारायण दत्त के जीवन की धारा बदलने वाली साबित होगी। लगभग 15 महीने तक जेल में रहने के बाद सन 1944 में उनकी रिहाई हुई और वे अपने गांव आ गए। इतनी लंबी सजा पाने के बाद उनके पिता उनके भविष्य को लेकर संजीदा हो गए थे। पिता की इच्छा थी कि बेटा नरेन अब उनके आसपास ही रहे, लेकिन इतनी लंबी जेल यात्रा के बाद घर लौटे युवा नारायण दत्त का मन अब अपने लिए कुछ और ही लक्ष्य तय कर चुका था, जिसे गांव में रहकर पूरा कर पाना असंभव था। इस लक्ष्य को पाने के लिए वे कुमाऊं की देहरी पार कर इलाहाबाद पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके पास न तो पिता की सहमति थी और न ही संसाधन। मगर मजबूत इच्छा शक्ति के धनी तिवारी ने तमाम अभावों और चुनौतियों को झेलते हुए 18 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का सबसे निर्णायक कदम उठाया और बिना घर वालों को बताए गांव से भागकर इलाहाबाद पहुंच गए। पहाड़ के कठिन रास्तों को पार करते हुए तिवारी सर पर दौड़ती सड़कों वाले मैदानी शहर में तो आ गए, लेकिन यहाँ उनकी राह पहाड़ से भी ज्यादा कठिन थी, क्योंकि यहाँ वे किसी को भी नहीं जानते थे। ऐसे में तिवारी ने रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सबसे पहले उस जगह का पता पूछा जो इलाहाबाद में बाहर से आने वाले लोगों की पहली शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध थी। वो जगह थी आनंद भवन। जी हाँ, आनंद भवन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैतृक आवास। आनंद भवन पहुंचकर तिवारी ने वहां मौजूद चौकीदार से कुछ दिन वहां रहने का निवेदन किया, तो कुछ देर सोच विचार करने के बाद चौकीदार ने उन्हें आनंद भवन के पिछली तरफ स्थित एक कमरे के बरामदे में रात में सोने की इजाजत दे दी। लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठकर वह जगह खाली कर देनी होगी। तिवारी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उनके मन में अब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि इस तरह की अस्थायी व्यवस्था से आखिर कब तक काम चलेगा। लिहाजा उन्होंने एक तरकीब निकाली। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाले नारायण दत्त तिवारी अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर चौकीदार को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे और इसमें सफल भी हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चौकीदार ने उन्हें अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का जिम्मा भी दे दिया, जिसके एवज में उन्हें कुछ रुपये महीने दिए जाने पर बात भी बन गई।
तिवारी की जीवनी लिखने वाले लेखक दुर्गा प्रसाद नौटियाल बताते हैं कि जब यह निर्णय हुआ तब तिवारी के पास अपने खर्च के लिए बस कुछ ही रुपये बचे हुए थे, लेकिन अब उनका यह संकट एक तरह से खत्म हो गया था। इस तरह एक अनजान शहर में 18 वर्षीय किशोर नारायण दत्त ने अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर पहली जीत हासिल कर ली थी। इसके तत्काल बाद उन्होंने अपने पिता को पत्र भेजा और उनसे माफ़ी मांगते हुए उनकी भविष्य में चिंता न करने की बात लिखी। बेटे के पत्र से पिता को थोड़ी राहत मिली और इधर युवा नारायण दत्त तिवारी की भावी असाधारण यात्रा का सफर शुरू हो गया। आनंद भवन में रहने के कुछ समय बाद तिवारी पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए और उनसे अपने रहने खाने की व्यवस्था का अनुरोध किया। नारायण दत्त की प्रतिभा से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय ने उन्हें हॉस्टल में रहने के साथ ही कुछ मासिक सहायता का इंतजाम करवा दिया, जिसके बाद उनकी उम्मीदों को और पंख लग गए। यही वो दौर था जब उन्होंने अपनी जाति बमेठा के स्थान पर तिवारी रख ली और नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाने जाने लगे। इलाहाबाद में उस समय आनंद भवन ही आज़ादी के आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। नारायण दत्त तिवारी पढ़ाई लिखाई के साथ ही वहाँ विद्यार्थी कांग्रेस का कामकाज देखने लगे और इस तरह उनकी राजनीति में सक्रिय शुरुआत हो गई। कुछ समय बाद ही 1947 में उनके जीवन में एक अहम मोड़ आया और वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। अध्यक्ष निर्वाचित होना उनके आगे के सफर के लिए एक तरह से निर्णायक साबित हुआ। इसी दौर में वे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में आए, जिसके फलस्वरूप बड़े स्तर पर उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे युवा तिवारी छात्रों और मजदूर संगठनों में काफी लोकप्रिय होने लगी। सक्रिय राजनीति में जाने का मन बना चुका तिवारी ने सीधे कांग्रेस में शामिल होने के बजाय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बनने का निर्णय लिया। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर ही उन्होंने वह निर्णय लिया था। दरअसल सोशलिस्ट धड़ा कांग्रेस पार्टी का ही एक अंग था, जिसमें कांग्रेस की नीतियों से पूर्ण सहमति न रखने वाले समाजवादी विचारधारा के पैरोकार नेता शामिल थे। सन 1948 में एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने का निश्चय किया, लेकिन ठीक उसी दौर में उन्हें उनके पिता पूर्णानंद की एक चिट्ठी मिली, जिसमें पिता ने लिखा था कि इस वक्त पर्वतीय क्षेत्र में उनके जैसे युवाओं की जरूरत है, लिहाजा उन्हें इलाहाबाद छोड़कर पहाड़ को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहिए। युवा नारायण दत्त तिवारी के लिए एक बारगी असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई, लेकिन अंततः पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने इलाहाबाद छोड़ने का निर्णय लिया और सन 1949 में नैनीताल आ गए। विडंबना देखिए कि एक तरफ जहां आज के दौर में उत्तराखंड के तमाम नेता पहाड़ की कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए शहरी इलाकों में अपना राजनीतिक ठिकाना बना रहे हैं, वहीं आज से 75 बरस पहले एनडी तिवारी ने मैदान में बड़े फलक पर स्थापित अपनी राजनीतिक जमीन को त्याग कर पहाड़ की पथरीली जमीन में अपने लिए राजनीति का कठिन रास्ता तैयार करने का निर्णय लिया था। बहरहाल नैनीताल आने के बाद तिवारी ने पूरे इलाके में जनसंपर्क बढ़ाना शुरू किया और इस तरह वे धीरे धीरे क्षेत्र में लोकप्रिय होने लगे। सन 1952 में हुए पहले चुनाव में केवल 26 बरस की आयु में वे सबसे छोटी उम्र में विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि तिवारी पहली बार कांग्रेस से नहीं बल्कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। सन 1954 में उनका विवाह सुशीला नामक युवती से हुआ, जिन्हें हम सुशीला तिवारी के नाम से जानते हैं। सुशीला तिवारी से उनकी कोई संतान नहीं थी। लगभग एक दशक तक प्रजा सोशलिस्ट दल से जुड़े रहने के बाद तिवारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद सन 1965 में कांग्रेस की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ। कुछ समय बाद ही तिवारी को युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसे उन्होंने बेहद शानदार तरीके से निभाया। फरवरी 1969 को चंद्रभानु गुप्त के नेतृत्व में गठित उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उस वक्त तिवारी के कैबिनेट मंत्री बनने पर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भारी विरोध किया था। साल भर बाद 1970 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकार और फिर 1971 में पंडित कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित सरकार में भी तिवारी को वित्त, उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद सन 1973 में मुख्यमंत्री बने हेमवती नंदन बहुगुणा ने भी उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। इसके 3 साल बाद 21 जनवरी 1976 को एनडी तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी गई थी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा हुआ था। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा और इंदिरा गांधी के बीच टकराव के अंकुर फूट रहे थे, तो दूसरी तरफ तिवारी इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र बन चुके थे। इन परिस्थितियों में तिवारी के लिए सुदूर पहाड़ की तलहटी से निकलकर देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनना किसी परी कथा के सच होने जैसा था।
लेकिन अभी तो ये एक छोटी सी शुरुआत थी। एनडी तिवारी को अभी और भी कई बड़े मुकाम हासिल करने थे। इस तरह अगले कुछ दशकों में वे कुल 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बार केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने विदेश और वित्त जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। इस दौरान उन्होंने विश्व फलक पर अपनी नेतृत्व क्षमता का बड़ा असर छोड़ा। उनकी जीवनी लिखने वाले दुर्गा प्रसाद नौटियाल एक वाक्य को याद करते हुए लिखते हैं, साल 1983 में जब तिवारी उद्योग मंत्री बने तो दूसरी बार स्वीडन यात्रा पर गए। उन्होंने उस समय स्वीडन के प्रधानमंत्री आलोक पाम के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री पाम ने तिवारी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पाम के हाथ में सीप की बनी एक चिड़िया थी जिसका एक हिस्सा टूट गया था, लेकिन पाम उससे खेल रहे थे। अचानक उन्होंने तिवारी से पूछा, क्या आपको याद है कि 25 साल पहले आपने ये चिड़िया मुझे भेंट दी थी? मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा, लेकिन पिछले दिनों घर बदलते समय इसका एक हिस्सा चटक गया। दरअसल सन 1959 में जब तिवारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे तो वह 6 महीने के प्रवास के लिए स्वीडन गए थे। उस दौरान ओलोफ पाम सोशल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्हें तब तिवारी ने तोहफे में वह चिड़िया दी थी। यह तिवारी का आकर्षण ही रहा होगा कि सुदूर यूरोप के एक देश की एक पार्टी के अध्यक्ष को 25 बरस बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका दिया यह तोहफा याद रहा। याद की ही बात करें तो तिवारी देश के उन चंद कुशल राजनेताओं में थे जिनकी याददाश्त जबरदस्त मानी जाती थी। उनके साथ काम करने वाले अफसर, नेता और कार्यकर्ता बताते थे कि उन्हें लोगों के नाम और उनसे जुड़े काम वर्षों भी मुंह जुबानी याद रहते थे। तिवारी को नजदीक से जानने वाले लोग बताते हैं कि उनमें किसी को भी ना न कह पाने का गुण था, जिसकी बदौलत उन्होंने बहुत से लोगों को हमेशा अपना मुरीद बनाए रखा। अपने विपक्षियों, विरोधियों और आलोचकों के साथ वे बेहद विनम्रता से पेश आते थे। एनडी तिवारी के बारे में एक बात यह भी प्रसिद्ध थी कि उन्हें बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन अगर वे किसी से नाराज होते तो इसका पता लगाना बेहद आसान था, क्योंकि वे उस शख्स को महाराज, भगवान और भाई साहब कहकर संबोधित करते। यह अदा उनको एक अलग तरह का नेता बनाती। तिवारी देश के उन चंद और विरले राजनेताओं में थे जिनकी नौकरशाही पर बेहद जबरदस्त पकड़ थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें कोई भी अधिकारी बातों में घुमा नहीं सकता था। तिवारी किसी भी फाइल पर दस्तखत करने से पहले उसे बेहद बारीकी से पढ़ते और छोटी सी भी गलती होने पर रेड मार्क कर वापस लौटा देते थे। लखनऊ और दिल्ली और बाद में देहरादून की ब्यूरोक्रेसी में उनके लाल पेन का खौफ हमेशा बना रहा। सन 1987 में पहली बार ऐसा मौका आया जब नारायण दत्त तिवारी भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल उनकी जीवनी में लिखते हैं, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोफोर्स मामले में फंसते हुए दिखाई दिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी में यह सोच बनी कि राजीव गांधी अपने पद से 2-3 महीने के लिए इस्तीफा दे दें और जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर उस पद पर दोबारा आसीन हो जाएं। उन 2-3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए जिन 2 नामों पर विचार हुआ था, उनमें नरसिम्हा राव के साथ नारायण दत्त तिवारी भी थे। शुरू में राजीव गांधी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि इसका उत्तर भारत के वोटरों पर उल्टा असर पड़ सकता है, तो नारायण दत्त तिवारी के नाम पर सहमति बनी। लेकिन जब यह प्रस्ताव तिवारी के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि अगर वे इस पेशकश को मान लेते हैं तो आम जनता के बीच एक गलत संदेश जाएगा और लोग समझेंगे कि राजीव गांधी संकट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके 4 बरस बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में तिवारी उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता थे और सरकार बनने पर उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अपने जीवन के उस सबसे अहम चुनाव में एनडी तिवारी की अप्रत्याशित हार हो गई। नैनीताल संसदीय सीट पर वे भारतीय जनता पार्टी के एक लगभग अनजान प्रत्याशी बलराज पासी से बेहद करीबी मुकाबले में हार गए और इस तरह उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव बिना चुनाव लड़े तब भारत के प्रधानमंत्री बन गए। 1991 की उस हार ने तिवारी के लिए कांग्रेस में भविष्य की संभावनाओं पर भी बड़ा ब्रेक लगा दिया। ऐसे में तिवारी ने कांग्रेस से अलग होकर इंदिरा कांग्रेस तिवारी के नाम से अलग पार्टी बना ली। सन 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में वे इसी पार्टी से नैनीताल सीट से चुनाव जीते। कुछ समय बाद ही तिवारी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। यह वह दौर था जब कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में आ रही थी, जो कांग्रेस को नया कलेवर देने की कोशिश में जुटी हुई थी। ऐसे में तिवारी समेत तमाम बुजुर्ग नेताओं के लिए यह सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट लेने का सीधा संकेत भी था। लेकिन एनडी तिवारी तो मानो दूसरी ही मिट्टी के बने थे।
कुछ वर्षों की खामोशी के बाद साल 2002 में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में उनकी राजनीतिक वापसी हुई और इस बार ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि उन्हें उस नवोदित उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया था जिसके गठन का उन्होंने जीवन भर विरोध किया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि अलग उत्तराखंड राज्य मेरी लाश पर बनेगा। उसी उत्तराखंड राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर कांग्रेस हाईकमान ने एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक पूरे 5 साल तक उन्होंने उत्तराखंड की सत्ता संभाली। यह एक रिकॉर्ड है कि उत्तराखंड में पूरे 5 साल तक अपने पद पर बने रहने वाले वह अब तक के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में तिवारी के 5 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल की बात करें तो उनके प्रशंसक और कई आलोचक भी इस अवधि को नवोदित उत्तराखंड की विकास यात्रा का स्वर्णिम काल मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि विकास के नाम पर आज उत्तराखंड में जो भी थोड़ा बहुत उजला दिखता है वह तिवारी जैसे दूरदृष्टि वाले नेता की ही देन है। लेकिन इससे इतर यह भी सच है कि अपने विराट राजनीतिक अनुभव का उतना ज्यादा लाभ वो इस प्रदेश को देने में पूरी तरह कामयाब नहीं रही, बल्कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस नवोदित प्रदेश में कई ऐसी राजनीतिक बीमारियों के बीच पड़े जो आज नासूर बन चुकी हैं। लाल बत्ती और दायित्वधारियों की फौज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हजारों करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दबे उत्तराखंड में पहले लाल बत्ती वाले बिना काम के राज्य मंत्रियों और अब दायित्वधारियों के नाम पर सरकार में शामिल नेताओं पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों को शांत करने के लिए उन्हें दाना डालकर शांत करने की तिवारी की ये राजनीतिक पैंतरेबाजी आज उत्तराखंड की राजनीति में ऐसी कुप्रथा बन चुकी है जिसकी आड़ में अब तक हजारों नकारे तथाकथित नेता गंगा नहा चुके हैं। तिवारी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ताधारी दल और सरकार को समर्थन देने वाले 50% से अधिक विधायकों तथा सैकड़ों अन्य लोगों को लाल बत्तियों से उपकृत किया। इनमें से कुछ की काबिलियत के बारे में तो सिर्फ एनडी तिवारी ही जानते थे। रेवड़ियों की भांति बांटी गई उन लाल बत्तियों और तिवारी के अन्य राजनीतिक गुणों पर तब लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने नौछम्मी नारायणा नाम का गीत रचा था जो खूब चर्चित हुआ था और जिससे तिवारी काफी चिढ़ भी गए थे। बहरहाल एक तरफ अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तिवारी उत्तराखंड में राजनीतिक तुष्टीकरण की इस कुरीति को जन्म देने के लिए आलोचनाओं के दायरे में आते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम जरूरी मसलों को नेपथ्य में धकेलने के लिए भी वे हमेशा सवालों से घिरे रहेंगे। परिसीमन, परिसंपत्तियों के बंटवारे और स्थायी राजधानी जैसे अहम मुद्दों पर तिवारी की उदासीनता के चलते उन्हें एक संवेदनहीन मुखिया के रूप में ही याद किया जाएगा। प्रदेश की स्थायी राजधानी का मुद्दा तो ऐसा है जिसके लिए एनडी तिवारी सबसे बड़े खलनायक के रूप में याद रखे जाएंगे। दरअसल वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाते हुए सरकार ने तब यह निर्णय लिया कि प्रदेश की स्थायी राजधानी का निर्णय पहली निर्वाचित राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस तरह साल 2002 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद एनडी तिवारी के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी, जिससे सबसे पहले सरकार चलाने के लिए एक स्थायी राजधानी का चयन करना था। लेकिन स्थायी राजधानी का चयन करने के बजाय तिवारी ने पिछली अंतरिम भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए एक चयन आयोग को पुनर्जीवित कर उसे स्थायी राजधानी तलाशने के काम में लगा दिया। सही शब्दों में कहें तो दीक्षित आयोग नाम के उस आयोग को जिंदा कर तिवारी ने स्थायी राजधानी के मुद्दे की हत्या कर दी। 6 महीने के लिए बनाया गया वह दीक्षित आयोग तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के 2-2.5 साल बाद तक भी 11 बार सेवा विस्तार पाता रहा और 64 लाख से ज्यादा रुपये खर्च करने के बाद भी एक अदद स्थायी राजधानी नहीं तलाश पाया। हैरत की बात यह है कि यह सब उस प्रदेश में हुआ जिसके गठन से पहले ही न केवल आंदोलनकारियों बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई भारी भरकम मंत्रियों वाली रमाशंकर कौशिक कमेटी ने भी गैरसैंण नामक पर्वतीय स्थल को राजधानी मान लिया था। लेकिन इसके बावजूद एनडी तिवारी ने राजधानी के मुद्दे को पिछली अंतरिम भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए एक चयन आयोग के हवाले कर नेपथ्य में धकेल दिया। आज 24 वर्ष बाद भी उत्तराखंड देश का अकेला राज्य है जिसकी अस्थायी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन स्थायी राजधानी नहीं है। इन महत्वपूर्ण मोर्चों पर नारायण दत्त तिवारी जैसे विराट फलक वाले नेता की यह उदासीनता बताती है कि भले ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पहाड़ से की थी, लेकिन राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने के बाद पहाड़ के सरोकारों के लिए वे उतने गंभीर नहीं दिखे। दूसरे शब्दों में कहें तो बतौर मुख्यमंत्री 5 वर्ष का समय उन्होंने प्रधानमंत्री न बन पाने के टीस में ही गुजार दिया। वर्ष 2007 में उत्तराखंड से कांग्रेस की विदाई और भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में तिवारी युग का भी समापन हो गया।
लेकिन अपनी गहरी राजनीतिक पकड़ के चलते वे केंद्र सरकार और पार्टी हाईकमान के खास बने रहे। इसी विश्वस्तता के चलते वे 6 महीने बाद ही 22 अगस्त 2007 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनकर हैदराबाद पहुंच गए। अब लगा कि दशकों लंबी सक्रिय राजनीतिक पारी को विराम देने के बाद तिवारी का बाकी जीवन शांति से राजभवन में कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब तिवारी के जीवन में कुछ ऐसा घट गया जिसके चलते उनके राजनीतिक जीवन पर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग लग गया। राज्यपाल बनने के लगभग 2.25 साल बाद दिसंबर 2009 को वो एक सेक्स स्कैंडल के बदनुमा दाग के साथ राजभवन से विदा हुए। एक तेलुगु चैनल ने 3 महिलाओं के साथ उनका एक आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया, जिसके बाद देश भर की मीडिया में तिवारी के चर्चे शुरू हो गए। मामला इतना बढ़ा कि इसकी वजह से उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस सेक्स स्कैंडल ने उनकी राजनीतिक ख्याति को ऐसी चोट पहुंचाई जिसके बाद वे लोगों के लिए कौतूहलिया मजाक के पात्र बनकर रह गए। राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद तिवारी अब राजनीतिक बियाबान में गायब हो चुके थे, लेकिन अभी उन्हें और बदनाम होना बाकी था। इस बार बदनामी का जो दाग उन पर लगने वाला था, जीवन के आखिरी पहर में शायद ही किसी और राजनेता के साथ ऐसा हुआ हो। दरअसल जिस वक्त तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उसी दौर में वर्ष 2008 में रोहित शेखर नामक एक युवा ने उनको अपना जैविक पिता बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तिवारी ने उस वक्त उस युवा के दावों को नकार दिया। वर्षों तक अदालती लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार अदालत ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया, जिससे यह साबित हुआ कि नारायण दत्त तिवारी ही रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता हैं। अब तिवारी के पास रोहित शेखर को बेटा और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा को पत्नी मानने के सिवा कोई दूसरा चारा न था। वर्ष 2014 में नारायण दत्त तिवारी और रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा की शादी की खबर ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा। उस समय तिवारी की आयु 89 वर्ष थी और वे बहुत हद तक चेतना शून्य हो चुकी थी। इसके 2 बरस बाद 91 वर्ष की आयु में जनवरी 2017 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वे अपने बेटे रोहित शेखर और पत्नी उज्ज्वला के साथ भाजपा में शामिल हो गए, या यूं कहें कि शामिल करवा दिए गए। तिवारी के भगवाधारी होने पर लोगों ने चुटकी लेते हुए उनकी भाजपा में एंट्री को लाल कृष्ण आडवाणी के लिए खतरा बताया, जिनकी खुद की प्रधानमंत्री बनने की हसरत भी अधूरी रह गई थी। बहरहाल 18 अक्टूबर 2018 को तिवारी ने जीवन के 93 वसंत पूरे किए। उस दिन एक तरफ उनके चाहने वाले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे, दूसरी तरफ उसी दिन न्यूज चैनलों ने उनके निधन का समाचार प्रसारित किया। इस तरह जन्म लेने वाले दिन से ठीक 93 साल बाद उसी तारीख को तिवारी ने संसार से विदा ली। उनकी विदाई स्वाधीनता आंदोलन के एक बड़े किरदार का जाना भी था, तो एक ऐसे युग का अंत भी जो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की प्रत्यक्ष सत्ता के साथ ही सोनिया गांधी के प्रभाव वाली कांग्रेस सरकार का भी गवाह रहा, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश के साथ ही सबसे नए प्रदेश का भी मुख्यमंत्री रहा, जिसने अपने राजनीतिक विरोधियों को अपने राजनीतिक कौशल के दम पर हमेशा नचाए रखा, लेकिन अपार राजनीतिक काबिलियत होने के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बन सका। तो ये थी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी एनडी तिवारी की कहानी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा और हमें प्रोत्साहन देने के लिए थर्ड पोल लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे जल्द मिलेंगे एक और प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।